वेलकम टू स्कॉलर फिजिक्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जी हम पढ़ते हैं जी आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था जी कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ ने हमें ये बताया कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है जी, उन दोनों के ऊपर फोर्स लगती है। लेकिन वो फोर्स कैसे लगती है हमें कूलम्ब्स ने कुछ नहीं तो बताया था। अब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता चल जाएगा कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो बेसिकली फिनोमिना क्या होता है। तो डेफिनेशन, the space or region around a charge in which it exerts electric force on and other charges is called electric field। अब सपोज करेंगे जी आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द आपके पास एक खास रीजन है और उस रीजन को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर वो चार्ज, दूसरा कोई चार्ज बाहर से इस फील्ड में एंटर होता है तो उसके ऊपर क्या लगेगी जी, फोर्स लगेगी। तो हमारे पास जी आगे डेफिनेशन है जी एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसे बाज़ बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और अक्सर इंटरनेशनल बुक्स में इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब ये डेफिनेशन का मतलब क्या है, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये है जी चार्ज, ये आपके पास है जी पॉजिटिव चार्ज, इसके इर्द गिर्द क्या है जी, रीजन, जिस रीजन को हमने अभी क्या कहा है कि ये क्या है जी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब बाहर का, अब ये क्या है जी, क्यू नॉट रिप्रेजेंट करता है जी टेस्ट चार्ज को, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है जी आपके पास पॉजिटिव। ये बात याद रखिएगा कि टेस्ट चार्ज आपके पास क्या होता है जी, हमेशा पॉजिटिव। जब ये एक टेस्ट चार्ज इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तो इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगी जी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि आपके पास ये टेस्ट चार्ज जब इस चार्ज की फील्ड में एंटर होगा तो इसके ऊपर क्या अप्लाई होगी, इसके ऊपर क्या लगेगी जी, फोर्स। अब वो जो फोर्स होगी वो बराबर है, ये फोर्स है F बराबर क्यू नॉट ई। मतलब कि ये फोर्स लग किसके ऊपर रही है जी, क्यू नॉट के ऊपर। और किसकी वजह से लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है। और ये फील्ड कौन बना रहा है, ये फील्ड ये वाला चार्ज बना रहा है। तो जी अब इसे आप बुकिश फॉर्म में ले जाएं जी। अब ई को एक साइड पे रहने दें और बराबर क्यू नॉट को इधर जाके क्या कर दें जी, डिवाइड कर दें। अब इसके ऊपर लगी हुई है जी वेक्टर के निशान, मतलब हमने इसकी डायरेक्शन को अंदर इंक्लूड किया है। आइए इसकी डायरेक्शन समझते हैं। मिसाल के तौर पे जी आपके पास ये डायग्राम ए है, इसके ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आपके पास ऊपर एक टेस्ट चार्ज है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट चार्ज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है और ये सारा का सारा क्या है जी, नेगेटिव। आपके पास ये पॉजिटिव इसकी तरफ क्या हो जाएगा जी, अट्रैक्ट होगा। अब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि फोर्स किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड। फोर्स किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड। तो इस फार्मूले के मुताबिक जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वही डायरेक्शन होगी। अगली एग्जाम्पल पे आते हैं। आपके पास ये बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जी, पॉजिटिव। अब ये भी टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव। अब ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इसे क्या करेगा जी, रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी जी, ऊपर की तरफ। तो चूंकि फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी डायरेक्शन किस तरफ होगी जी, ऊपर की तरफ होगी। अब ये तीसरी एग्जांपल, ये आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो टेस्ट चार्ज होता है इसको बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। अगर ये टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, मतलब कि ये टेस्ट चार्ज बड़ा चार्ज का होगा, 1 कूलम का, 2 कूलम का, तो ये क्या करेगा, ये सोर्स चार्ज जो पहली वाली बॉडी है उसके चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि देखें कि पहले चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, अब ये जो टेस्ट चार्ज था इसका मैग्नीट्यूड छोटा था। अब ये टेस्ट चार्ज ने इन चार्जेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं किया।
अब ये जो टेस्ट चार्ज लाए हैं इसका अगर मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ तो क्या होगा कि ये सोर्स चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, उसको रीअरेंज कर देगा। इसलिए याद रखिएगा कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा स्मॉल होता है। तो और एग्जांपल डायरेक्शन के लिए समझेंगे हम। हमारे पास ये है जी चार्ज पॉजिटिव, जिसे हम सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं, और ये आप लोगों के पास क्या है जी क्यू नॉट, मतलब टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट P के ऊपर है, इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या है जी R। अब ये दोनों क्या है जी पॉजिटिव। अब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, और जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी वही डायरेक्शन होगी। अब ये आपके पास इसे कंसीडर करें, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये आपके पास है जी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये क्या है जी पॉजिटिव। इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या है जी R। अब आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं जी, अट्रैक्शन शो करते हैं। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये इसकी तरफ आएगा, मतलब इसको इस तरफ फोर्स लगेगी, अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। अब फोर्स की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ है। तो आई होप आपको डायरेक्शन का भी क्लियरली आइडिया हो चुका होगा। तो आइए चलते हैं जी अपने फाइनल एक्सप्रेशन की तरफ। हमारे पास ये फार्मूला आया E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हमें पता है कि जी हमने कूलम्स लॉ में ये फार्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू, इसे हमने ये पढ़ा था तो इससे घबराना आपने नहीं है, ये बस C रिप्रेजेंट कर रहा है कूलम्बिक फोर्स को। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब हमारे पास ये डायग्राम के मुताबिक हमारे पास दो चार्ज हैं। Q1 हमारे पास चार्ज है Q, और Q2 जो चार्ज है वो हमारे पास कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो हमारे पास ये क्या है जी सोर्स चार्ज, और ये कौन सा चार्ज है जी टेस्ट चार्ज। तो इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास बनता है F इज इक्वल टू K Q नॉट ओवर R स्क्वायर। तो इसे हमने कह दिया इक्वेशन B। अब आपके पास ये इक्वेशन B को, ये F की वैल्यू को इक्वेशन A में पुट कर दें तो आपके पास आया E इज इक्वल टू 1 ओवर Q नॉट, और ये F ऊपर लिखेंगे तो आएगा K Q नॉट ओवर R स्क्वायर। Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाता है जी कैंसिल, और हमारे पास फाइनल आया E इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब कि ये आपके पास इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इधर आपके पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस चार्ज की वजह से। तो ये आपके पास है E इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर। मिसाल के तौर पे आपके पास एक रेडियस आता है जी, आपके पास एक रेडियस आता है, ये इधर से डिस्टेंस क्या हो गया R1, और एक रेडियस लगा लें ये है इधर से इधर तक का डिस्टेंस क्या हो गया R2। मतलब कि इधर आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, ये चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, और K तो आपको पता है कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना तो इस रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, इस चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे और K कांस्टेंट पुट करेंगे, तो आपके पास इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या लगाना, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब हम वेक्टर फॉर्म में अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को तो E वेक्टर इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर, ये इधर से हमें पता चल गया। अब चूंकि इसे वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो हमें साथ क्या लगानी है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डायरेक्शन के लिए हम कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करते हैं जी, ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। तो R कैप हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर, जो क्या बताता है डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो अब आप इसे फर्दर एक्सपेंड कर लें, E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई E नॉट Q ओवर R स्क्वायर R कैप।
ये आपके पास आया फाइनल एक्सप्रेशन। अब आपके पास एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, इसे बहुत ध्यान में आपने रखना है। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जिस्ट विदाउट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब आपके पास कूलम्ब लॉ में हमने पढ़ा कि जब दो चार्जेस होते हैं तो इनके दरमियान क्या होती है, फोर्स। अगर एक चार्ज होगा तो फोर्स नहीं होगी। अब इधर देखें कि अगर आपके पास ये सोर्स चार्ज था, ये कौन सा चार्ज था आपके पास, सोर्स चार्ज था, जिसके इर्द गिर्द इसकी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और ये क्या था, टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज ना हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो ये फार्मूला यही तो बता रहा है। इस फार्मूले में सिर्फ एक क्यू है, दो क्यू नहीं है। इसका मतलब है कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब सवाल आता है क्या एक चार्ज के ऊपर फोर्स होगी? नहीं, तो फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है कि आपके पास एक चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और दूसरा टेस्ट चार्ज या कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर क्या लगती है जी, फोर्स। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू फोर्स ओवर क्यू नॉट। तो इसका यूनिट क्या हुआ, फोर्स का यूनिट है जी न्यूटन और चार्ज का यूनिट है जी कूलम। तो इसका यूनिट हुआ न्यूटन पर कूलम, या इसे वोल्ट पर मीटर भी कहा जाता है। तो अब हम आते हैं जी अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, फील्ड ऑफ फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखें अभी तक हमें पता चल गया कि आपके पास एक चार्ज के इर्द गिर्द होती है जी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव किस तरह करती है हमें इसके बारे में नहीं पता। तो अब हमें पता चलेगा कि वो फील्ड बिहेव कैसे करती है, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। तो जी ये क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन imaginary line on which a free small test charge moves in an electric field। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई मटीरियलिस्टिक लाइन नहीं है, कोई सॉलिड लाइन नहीं है। ये आपके पास एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम पता चलाते हैं कि उस चार्ज के सराउंडिंग में फील्ड किस तरह बिहेव कर रही है जी। आपके पास देखिएगा जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर हम इसके सराउंडिंग में पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस रख दें तो हमें पता है कि ये बड़ा चार्ज इनकी ओर क्या करेगा जी, रिपेल करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसे बना कि हम अगर वो टेस्ट चार्ज इसके पास रखेंगे तो वो इसको ऊपर की तरफ भेजेगा, अगर इसको ये टेस्ट चार्ज को इधर रखेंगे तो ये इसको इस तरफ भेजेगा, ये टेस्ट चार्ज को अगर इधर रखेंगे तो ये इसको इधर भेजेगा, ये टेस्ट चार्ज को अगर इधर इसके पास रखेंगे तो इसको किधर भेजेगा, नीचे। तो हम इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो फील्ड इसके इर्द गिर्द बनी है वो इस शेप की बनी है और वो इसके अंदर से किधर जा रही है, बाहर की तरफ, जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, कि रेडियस के जरिए इसे वो कहाँ पे चार्ज को भेज रहा है, बाहर की तरफ। तो हम इसे क्या कहते हैं जी, रेडियली आउटवर्ड। अब नेगेटिव चार्ज अगर हमारे पास हो तो हम इसके सराउंडिंग में टेस्ट चार्ज रखें, तो चूंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा। तो मतलब कि जिस लाइन के ऊपर चार्ज मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसे ही क्या कहा जाता है जी, वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इधर रखा था, ये मूव ऊपर की तरफ कर रहा था, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो किधर है जी, रेडियली आउटवर्ड। अब इधर चार्ज रखा, अब वो किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, यहां इसके पास जा रहा है, इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। ये अंदर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस और ये किधर जा रहे हैं जी, बाहर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होती है
है रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होती है जी, रेडियली इनवर्ड। अच्छा जी, अब अगर आपके पास दो चार्जेस हों और दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस हों, देखें पॉजिटिव चार्ज के अंदर से फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइन जाती है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसने भी इसके अंदर से फील्ड लाइंस निकलनी है और इसके अंदर से भी फील्ड लाइंस निकलनी है। तो टर्मिनेट, फील्ड खत्म कहां पे होगी, फील्ड खत्म करने के लिए आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो इधर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये भी फील्ड लाइन निकाल रहा है और ये भी फील्ड लाइन निकाल रहा है, तो इधर आपको एक रीजन मिलेगा जहां पे फील्ड लाइन नहीं मौजूद होंगी, उसे क्या कहा जाता है, उस रीजन को न्यूट्रल रीजन, क्या कहा जाता है, न्यूट्रल रीजन या जीरो फील्ड रीजन, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अब आपके पास एक पॉइंट मैं बताता हूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। अभी आपको पता चल गया होगा कि पॉजिटिव से निकलती हैं फील्ड लाइंस और किधर जाती हैं, नेगेटिव के अंदर। अब आपके पास ये एग्जांपल है, पहले तो आपने देखा दो लाइक चार्जेस थे, अब आप देखें दो अनलाइक चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज के अंदर से फील्ड लाइन निकलेंगी और किधर जाएंगे जी, नेगेटिव चार्ज के अंदर। अब इधर से क्या होगा जी, आपकी फील्ड लाइन क्या हो गई है, कर्व हो गई है। इधर देखें, इधर फील्ड लाइन कर्व हुई थी नहीं, इधर अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है जी, ऊपर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है जी, वो भी किधर है जी, ऊपर की तरफ, लेकिन ये बन गया है जी कर्व, ये क्या बन गया है जी, कर्व। तो कर्व के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी जी, आपने क्या बताना है, टेंजेंट टू फील्ड लाइंस। अब टेंजेंट क्या होता है, आपके पास अगर ये सर्कल है और सर्कल का ये हिस्सा अगर आपके पास ये सर्कल है तो सर्कल का ये साथ वाला हिस्सा जो टच करे और उसे क्या कहा जाता है, ये क्या है जी, टेंजेंट। तो हम अगर इधर से टेंजेंट एक ड्रॉ करें तो ये आपके पास एक डायरेक्शन बनेगी और उस डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। जब फील्ड लाइंस कर्व हो जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, और वो जो टेंजेंट होता है वो क्या बताता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं, नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है आपके पास 2 कूलम का और दूसरा चार्ज है आपके पास 10 कूलम का। पहले चार्ज आपके पास उसका मैग्नीट्यूड क्या है, थोड़ा, और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, ज्यादा। तो पहले चार्ज के चूंकि मैग्नीट्यूड छोटा है, थोड़ा है, तो उसके अंदर से निकलने वाली फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, थोड़ी होंगी। अगर आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसके अंदर से निकलने वाली फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अच्छा जी, उसके बाद अगला पॉइंट है जी, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। आपके पास एक एग्जांपल है जी, आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर से क्या निकलती है जी, फील्ड लाइंस, इसके अंदर से बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकलती हैं रेडियली आउटवर्ड। तो क्या ये दोनों फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर सकती हैं, तो जवाब है नहीं। क्यों कि देखें, आपके पास अगर ये पॉइंट पे कट करें तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनती है, दो, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे एक वेक्टर की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, एक पॉइंट पे एक वेक्टर की दो डायरेक्शन नहीं होती। तो हम कह सकते हैं जी, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरेक्ट ईच अदर या नेवर क्रॉस ईच अदर। अगला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
अगर पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं, पैरेलल या इक्वली स्पेस हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ये फील्ड लाइंस क्या है? यूनिफॉर्म। अभी इस कॉन्सेप्ट का आपको समझ आ जाता है जी। आपके पास अगर फील्ड लाइंस नॉन पैरेलल है, अगर पैरेलल नहीं है तो वो क्या होंगे जी? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा जी, आपके पास ये कॉन्सेप्ट को इधर आपके पास डिटेल से बताता हूं मैं आपको। आपके पास ये एक प्लेट है जिसके ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इधर भी आपके पास दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर सारा कौन सा चार्ज लगा हुआ जी? नेगेटिव। आपको पता है जी, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होती हैं जी? निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। इधर से फील्ड लाइन शुरू हुई, इधर आके खत्म, इधर से फील्ड लाइन शुरू, खत्म, इधर से शुरू और इधर आके खत्म। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं ये क्या है जी? इक्वली स्पेस, मतलब इनके दरमियान की स्पेस क्या है? इक्वल है। और ये दोनों क्या है जी? ये लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। तो हम इन्हें कह सकते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेटेड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स, वो क्या होती हैं जी? यूनिफॉर्म होती हैं। तो आपके पास ये कौन सी फील्ड बन रही है जी? यूनिफॉर्म फील्ड बन रही है। अब आपका सवाल ये है कि सर ये इधर भी तो एक फील्ड लाइन बन रही है जो कर्व है, और इस कर्व फील्ड लाइन ये यूनिफॉर्म नहीं है, इन्हें क्या कहा जाता है? ये फ्रिंजिंग फील्ड होती है या फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर लाइंस एक दूसरे के ज्यादा पास हैं तो उधर फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। अगर लाइंस एक दूसरे के पास नहीं है या दूर दूर हैं तो वो क्या है? फील्ड क्या है? वीक है। मिसाल के तौर पे इधर देखिएगा कि इधर ये जो दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस आपस में पास पास हैं इस जगह पे, तो इधर क्या है? फील्ड स्ट्रॉन्ग। अगर हम दूर जाएं तो इधर लाइंस आपस में क्या हैं? एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो इधर क्या होगी? फील्ड वीक। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।